Hello everyone, this is Megha and welcome to Punk Academy. So in this video, we are going to continue our part 2 of chapter number 3 of Indian economy, that is privatization, globalization and liberalization. So let's start. तो हमने प्राइवेटाइजेशन तक पढ़ लिया था. प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन है जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका रोल इंक्रीज करना इकोनॉमी में, है ना. हमने देखा था कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट करने लगी, अपने जो एसेट्स हैं उनको सेल आउट करने लगी. अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब जो भी जितनी भी इकोनॉमी है वर्ल्ड में उसको इंटीग्रेट करना, उसको एक करना, यही गोल है ग्लोबलाइजेशन का. अब जैसे मान लीजिए इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, चाइना, रशिया, तो इन सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को एक बनाना, और भी जितनी भी कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को एक बनाना. अब एक कैसे बनाएंगे? हम जोग्राफिकली एक बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपनी इकोनॉमी को हम ट्रेड को बहुत ही ज्यादा जो है वो फ्लो दे सकते हैं, जो ट्रेड है उसको बहुत ही इजी बना सकते हैं कि एक कंट्री में दूसरी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आपको ट्रेड करना है तो वो बहुत इजी हो जाए. तो इससे मतलब है कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, जितने भी टैरिफ्स हैं, कोटाज हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, उन सबको रिमूव करना, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. तो अब हम देखते हैं. Although globalization is generally understood to mean integration of the economy of the country with the world, मतलब हर एक कंट्री की इकोनॉमी को एक इकोनॉमी में कन्वर्ट करना, लेकिन क्या ये इतना इजी है? बिल्कुल नहीं है. तो अब हम स्टडी करेंगे कि कैसे हमने टैरिफ्स हैं रिमूव किए, हमने कैसे चीजें करी. ठीक है, ओके. सो इसकी लास्ट लाइन देखिएगा, इट इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन और होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी है अलग अलग, उसको एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना, मींस सारी इकोनॉमी को एक वर्ल्ड इकोनॉमी में ट्रांसफर करना, एक फैमिली में ट्रांसफर करना. अब ग्लोबलाइजेशन में आपका टॉपिक है आउटसोर्सिंग. पहला टॉपिक है आउटसोर्सिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम जान लेते हैं आउटसोर्सिंग क्या होता है. आउटसोर्सिंग मतलब होता है जैसे एक कंपनी है, एक कोई कंट्री है, सपोज इंडिया, वो यूएस की कोई भी सर्विस मान लीजिए हायर कर रही है, मान लीजिए लीगल सर्विस हायर कर रही है यूएस से, तो इसी चीज को हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग. इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. रेगुलर सर्विस हायर करती है. इस टर्म को आप बहुत ही ध्यान में रखिएगा कि आउटसोर्सिंग मतलब होता है किसी भी कंट्री से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एक रेगुलर सर्विस हायर करना. अब रेगुलर सर्विस में क्या क्या आता है? आपका लीगल सर्विस हो गया, आप किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हैं, आप इंडिया में बैठे हैं, यू आर टेकिंग लीगल एडवाइस फ्रॉम अमेरिका, तो ये आउटसोर्सिंग का पार्ट है. फिर कंप्यूटर सर्विस हो गया, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो गया. सिक्योरिटी एंड ईच प्रोवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी. और भी ऐसी बहुत सारी जो रेगुलर सर्विसेज हैं वो अगर आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका या रशिया या चाइना कहीं से भी ले रहे हैं तो ये आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल है. सो आउटसोर्सिंग मतलब है हायर रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है. अब as form of economic activity, outsourcing has intensified in recent time because of the growth of fast mode of communication. अब आपको पता है कितना ज्यादा है वो एडवांस हो गया है वर्ल्ड, कंप्यूटर्स हो गए हैं, फोन्स हो गए हैं, इंटरनेट एक्सेस इतना इजी हो गया है. अब आउटसोर्सिंग करना बहुत ही इजी है, मींस हम बैठे बैठे इंडिया से बैठे बैठे कहीं की भी लीगल सर्विस या कहीं से भी कोई भी सर्विस ले सकते हैं. आपको गाइडलाइंस लेनी है, यू वांट टू लर्न समथिंग और सम सॉर्ट ऑफ वर्क दैट यू नो इजंट अवेलेबल इन इंडिया, और आपको लगता है कि इंडिया में आपको नहीं सीखना है, आपको कहीं से बाहर से सीखना है या कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो आप बहुत ही इजीली सीख सकते हैं. ये आउटसोर्सिंग का ही नतीजा है कि ये हम कर पा रहे हैं. ठीक है. और जैसे इंडिया में आपको कोई भी, आप किसी चीज में क्वालिफाइड हो, बहुत अच्छी सर्विस देते हो आप उस चीज में, तो आप भी किसी को भी वर्ल्ड में वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो. एंड दैट हैज बिकम वेरी इजी नाउ. Many of the services such as voice-based business processes, popularly known as BPO or call centers, record keeping, पहले हम कह सकते हैं कि हाँ आउटसोर्सिंग उतना ज्यादा फैमिलियर नहीं होगा, बहुत ही कम हम सर्विसेज लेते होंगे लाइक डॉक्टर और लीगल सर्विस, लेकिन अब हर एक छोटी छोटी सर्विस है, कंसल्टेंट है, ये हमें बहुत ही इजी हो गया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज.
Let's see some other services: accountancy, banking service, music recording, film editing, book transcription, clinical advisor, even teaching are being outsourced by companies in developed countries to India. With the help of modern telecommunication links, including the internet, text, voice, and visual data in respect of these services is digitalized and transmitted in real time over continent and national boundaries. कितनी सारी MNCs established हुए हैं which will be availed at a cheaper cost. हमें बहुत ही cheaper and affordable cost पे ये सारी services provide करती हैं because competition इतना increase हो गया है that consumer का जो choice है वो बहुत ही ज़्यादा spread हो गया है. हमारे पास बहुत ज़्यादा choices हैं, बहुत affordable price में बहुत best service ले सकते हैं, and this is the result of outsourcing that has been adopted under globalization in 1991. Now अब outsourcing के बाद हम globalization में देखते हैं World Trade Organization. आपने इस ट्रेड का बहुत बार नाम सुना होगा, बिजनेस में सुना होगा, इकोनॉमिक्स में सुना होगा. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कंट्रीज को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया. बहुत सारी इसमें आई थिंक 23 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया. तो इसमें 23 कंट्रीज हैं, उनका एक ग्रुप बनाया गया ट्रेड करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड इसका ईयर जरूर याद रखना. इट वाज फाउंडेड इन 1995 एट द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. ठीक है, you have to remember the year. So World Trade Organization had been established in 1995 with 23 countries and India is its member. अब इसमें क्या था हम जान लेते हैं. 23 countries as the global trade organization to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading purpose. World Trade Organization is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade. अब ये बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान, ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलप होना चाहती हैं, इकोनॉमी जिनकी अच्छी खासी है बट दे आरंट being developed because of lack of opportunities, lack of awareness, lack of competition. तो इन सारी चीजों के वजह से वो पीछे है. इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जहां पे रूल सेट किए गए ट्रेडिंग के लिए, रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए कि आप किसी भी इकोनॉमी पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो. एंड स्पेशली इफ यू आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टू मेक योर इकोनॉमी एन ओपन इकोनॉमी फॉर all kinds of trade including export and import. Production and trade of services to ensure optimum utilization of world resources. जो हर एक इकोनॉमी में वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना मींस फुल ईयर यूटिलाइजेशन करना. टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. और इसमें दोनों आते हैं, गुड्स का ट्रेड एंड सर्विसेज का ट्रेड, बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल, थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ्स एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स. एंड जितने भी बैरियर्स थे ट्रेड पे वो सारे रिमूव कर दिए गए. ठीक है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WTO. एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज बीन इन forefront of framing fair global rules, regulations and safeguard and advocating the interest of the developing world. India has kept its commitment toward liberalization of trade made in the WTO by removing quantitative restrictions on import and reducing tariff rates. तो ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंड हमने भी इनको एक एग्रीमेंट दिया दैट वी आर गोइंग टू रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन ट्रेड बैरियर्स. हमने जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ रेट्स, कोटाज लगा के रखे थे, हमने वो सारे रिमूव कर दिए और अपनी इकोनॉमी को एक ग्लोबल इकोनॉमी बना दिया. अब हमारे यहाँ लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं विद वेरी इजीली. वी कैन एक्सपोर्ट, वी कैन इन्वेस्ट. So our economy has become an open economy. Now this is the economic survey for various year 1980, 1992, 2002, 2007, 2012, 13 and 15 तक का आपको ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे दिया हुआ है अलग अलग सेक्टर से. एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें कितनी GDP ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. नाउ लेट्स स्टडी दिस ग्राफ. नाउ अब इस लास्ट पैरा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्कॉलर्स ने बोला है कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. दे फेल्ट चीटेड.
क्यों? क्योंकि उनने तो अपनी इकोनॉमी खोल ली है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, वो इजीली ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। लेकिन जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, हम जाके यूएस में ट्रेड नहीं कर सकते। मींस कुछ कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो यूएस ने नहीं हटाए, जैसे कि हमारे यहाँ से हमारे यहाँ आ सकता है इजीली, यूएस से क्लोथिंग आते हैं और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है इजीली, लेकिन यूएस ने इंडिया और चाइना के लिए अपने क्लोथिंग मार्केट नहीं खोला है, तो ये तो रॉन्ग है। What do you think about this? Now the last topic of this chapter is Indian economy during reforms and assessment. अब हम देखते हैं क्या क्या जीडीपी ग्रोथ रहा इंडिया का after the reforms. The reform process has completed 3 decades. 3 decades complete कर चुकी है, 30 years. Now let us study its performance. क्या क्या performance हुआ? So in 1991 India witnessed a rapid growth in GDP on a continuous basis for 2 decades. 2 decades मतलब 20 years में इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ देखा। जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज फ्रॉम 5.6% टू 8.2%। आप देख सकते हैं दो डेटास दिए हैं, 5.6 8.2, तो 5.6 है, फिर 1980 में ये हो गया 8.2, मींस 1991 8.2, देन 2007 to 12 पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइन, फिर जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर का वो डिक्लाइन हो गया। while the industrial sector reported fluctuation, the growth of the service sector has gone up. This indicates that GDP growth is mainly driven by growth in service sector. अब इनने हमें 3 डेटास दिए हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिक्लाइन हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्लक्चुएशन होते रहे, और जो मेन हमें ग्रोथ देखने मिली वो सर्विस सेक्टर में देखने मिली। सर्विस सेक्टर में हमारी जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो, तो मतलब हाँ, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सर्विस तो जनरेट कर रहा है। अब ड्यूरिंग 2012 to 15 देयर हैज बीन अ सेटबैक इन ग्रोथ रेट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर विटनेस पोस्ट 1991। while agriculture recorded a high growth during 2013, this sector witnessed negative growth in the subsequent year. ये डेटास दिए हैं अलग अलग ईयर के, आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी से। फिर द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इकोनॉमी खोलने से हमें काफी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने मिलती है, बाहर की कंट्रीज आके हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही हैं। Foreign investment, which include foreign direct investment and foreign institutional investment. Now, investment is are of 2 types: FDI, foreign direct investment. जब हमारे यहाँ हमारे शेयर्स एंड बॉन्ड्स में डायरेक्टली कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है। नाउ जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कितना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कितना इंक्रीज हुआ, 100 मिलियन था डॉलर 1991 में, फिर 30 बिलियन हो गया 2017-18 में। यू कैन सी फ्रॉम मिलियन टू बिलियन, ठीक है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 6 बिलियन से 413 मिलियन। India is one of the largest foreign exchange reserve holder in the world. This is the important line. India is one of the important holder of foreign exchange in the world. You can see. Since 1991, India is seen as successful exporter of auto parts. अब हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते रहे? ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर। हमारे यहाँ आईटी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, राइजिंग प्राइसेस इज आल्सो बीन कैप्ड अंडर कंट्रोल। तो ये सारी चीजें हैं वो इंडिया एक्सपोर्ट करता रहा मेनली, मतलब फोर फ्रंट पे ये सारी चीजें इंडिया ने एक्सपोर्ट करी हैं। ये आप चीजें याद रखना क्या क्या करता रहा। On the other hand, the reform process has been widely criticized for not being able to address some of the basic problems facing our economy, especially in areas of employment, agriculture, industry, infrastructure development, and fiscal management. Now let's see the another topic of globalization, growth and नहीं. Now let's see कि growth and employment में क्या रहा, हमने कितना जीडीपी ग्रोथ किया। ग्रोथ हमारे यहाँ जीडीपी से ही मेजर करते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई क्या 1991 के बाद। Though the GDP growth rate has increased in reform period, scholars pointed out that the reform-led growth has not generated sufficient employment opportunities in the country. अब ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट में बोल रहे हैं कि जीडीपी तो इंक्रीज हुई, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं, जीडीपी से, फिर एम्प्लॉयमेंट से। तो जीडीपी इंक्रीज हुई लेकिन इट फेल टू जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे यहाँ
अगर 10 लोग हैं तो उनमें से सिर्फ 2 या 3 को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो ये डाटा सफिशिएंट नहीं है, बाकी 7 लोग अनएम्प्लॉयड ही हैं। तो हम नहीं कह सकते कि ये सक्सेसफुल डेटा है, क्योंकि ग्रोथ जीडीपी ठीक है इंक्रीज हो रही है 2.3 से 4.5 या 8.5 इंक्रीज हो रही है, लेकिन इट फेल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या इसका इफेक्ट रहा। Reforms has not been able to benefit agriculture where the growth rate has been decelerating. एग्रीकल्चर में 1991 के रिफॉर्म्स हैं वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे। एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ देखने नहीं मिला। बाकी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज बीन ग्रोन, सर्विस सेक्टर हैज शोन अ ग्रोथ, अ गुड ग्रोथ, बट एग्रीकल्चर में सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले, क्योंकि 1991 के पहले क्या था, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर पे काफी फोकस कर रही थी। उसने लैंड रिफॉर्म्स हटाए, कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की, सब्सिडीज इंट्रोड्यूस की, H5B सीड्स इंट्रोड्यूस की, उसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा था। लेकिन 1991 के जो रिफॉर्म्स थे उनने इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी बना दिया। अब जो बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज थी वो यहाँ आके बहुत ही चीप रेट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगी। तो इससे क्या है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना स्टार्ट हो गया। अब हम वो कंपटीशन, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वो कंपटीशन फेस ही करने के केपेबल नहीं हुआ था। मींस इतनी ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां काफी सूटेबल क्रॉप्स बहुत ही चीप रेट्स पे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे फार्मर्स हैं उनको लॉस होना स्टार्ट हो गया। स्पेशली जो अभी थोड़ा डेवलप्ड होना स्टार्ट हुए थे उनके लिए काफी ये एक शॉक लगा। Since 1991, public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, which include irrigation, power roads, market linkage, and research and extension, has fallen. Further, the partial removal of fertilizer subsidy has led to increase in the cost of production. And also, इनने कुछ subsidies, कुछ fertilizer से subsidy remove कर दी. Partial removal of fertilizer subsidy, which has increased the cost of production. अब जो farmers afford कर सकते थे उनने तो कर लिया, लेकिन mostly farmers थे that were poor, तो वो ये चीज afford नहीं कर पाया और उनका cost of production काफी उनको महंगा पड़ रहा था, which has severely affected the small and marginal farmers. जो small and marginal farmers थे और हमारे यहाँ उनकी population ज्यादा है, उनको इसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। अब हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उन पे भी एक्सपोर्ट प्रेशर आने लगा। अब उनको अपने मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ के लिए प्रोडक्शन नहीं करना था, उनको प्रोडक्शन करना था इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो जो उनका शिफ्ट है वो कैश क्रॉप से, फूड ग्रेन से उनका कैश क्रॉप में आ गया, जो उनको ज्यादा इजी पड़ते थे और उनको ज्यादा प्रॉफिट दे रहे थे। और अब वो डोमेस्टिक मार्केट से उनका फोकस हटके इंटरनेशनल मार्केट पे पड़ गया और इससे जो फूड ग्रेन्स की प्राइस है वो इंक्रीज हो गई। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज चीपर इंपोर्ट हैव दस रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। इंपोर्ट चीप हो गए, डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो काफी चीप में प्रोडक्ट्स दे रहे थे, तो इससे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड गिर गई। अभी भी हम देखते हैं कि आप अपने आसपास देखिएगा जितनी भी चीजें हैं वो आपने सब फॉरेन से मंगाई हुई हैं, मींस सारी हमने इंपोर्ट करी है फॉरेन से। तो अब हम ज्यादा फॉरेन चीजें, फॉरेन गुड्स हैं वो यूज करने लगे, कंज्यूम करने लगे, और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड थी दैट वर फॉलिंग। इससे अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो रही थी, लॉस हो रहा था, और हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है that were facing a lot of loss. The infrastructure facilities including power supply have remained inadequate due to lack of investment. पावर सप्लाई की फैसिलिटी इनएडिक्वेट रही ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कोई खरीद ही नहीं रहा था, हम खुद ही नहीं खरीद रहे थे क्योंकि हमें इंपोर्ट से वो चीप मिल रहे थे, बहुत ही रीजनेबल और काफी सस्ते रेट्स में मिल रहे थे, तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्यों कंज्यूम करेंगे। अब जब लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कंज्यूम ही नहीं कर रहे तो इन्वेस्टमेंट है वो भी गिरना स्टार्ट हो गया। Globalization, often seen as creating conditions for the free movement of goods and services from foreign countries, that adversely affected the local industries and employment opportunities in developing countries. अब ग्लोबलाइजेशन का फायदा है वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज को ही हुआ, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो डेवलप्ड हो रहे हैं, वो अभी भी अपने पैर हैं वो जमा रहे हैं बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज में, तो उनको बहुत ही मुश्किल से इन्वेस्टमेंट वो इकट्ठा कर पा रहे थे लोन वोन लेके। अब आपने उनको एक इंटरनेशनल कंपटीशन दे दिया तो कहाँ से वो इतना इफेक्ट कर पाएंगे, इतना अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो लोकल हमारी इंडस्ट्रीज हैं और उनकी पॉपुलेशन ही ज्यादा थी वो बहुत अफेक्ट हुई।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम हमारे यहाँ हो रही थी, इसलिए इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई हमारे यहाँ। तो इसका फायदा सीधा सीधा डेवलप्ड कंट्रीज को ही ज्यादा मिला, बाकी हमें कंज्यूमर को मिला, क्योंकि हमें जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो बहुत चीप रेट्स पे मिल रहे थे। ऑल्सो इन लास्ट पैराग्राफ में मेंशन किया है कि जो यूएसए है दैट इज नॉट रिमूव देयर कोटा रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, दैट इज वेरी अनफेयर थिंग। अब यूएस है वो हमारे यहाँ काफी इजीली अपने टेक्सटाइल गुड्स भेज सकता है, इंपोर्ट करता है, लेकिन चाइना एंड इंडिया, उसको पता है इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट कितना डेवलप्ड है, और अगर इसने कर दिया तो इनका मार्केट जरूर फेल हो जाएगा, इसलिए उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली कोटा फिक्स कर दिया इंडिया एंड चाइना के टेक्सटाइल गुड्स से। मींस हम नहीं वहां चीजें भेज सकते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट में भेज सकते हैं, वो भी एक कोटा इनने लगा दिया कि एक स्पेसिफिक अमाउंट रहेगा, इतना ही आप भेज सकते हो, और उस पर भी इंपोर्ट लगा दिया, टैरिफ्स लगा दिए, फिर हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी, कौन खरीदेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इन्हें स्ट्रैटेजिकली खेला। तो ऑब्वियसली ये डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया जैसी कंट्री है, इसके लिए बहुत अनफेयर हो गया। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट हमें पता है विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको सेल आउट कर रही थी गवर्नमेंट, जैसे कि मारुति उद्योग है, ये गवर्नमेंट की पहले ओन्ड, इट वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ने ये सेल करना स्टार्ट कर दी। अब डिसइन्वेस्टमेंट एक कॉज है प्राइवेटाइजेशन का, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी प्राइवेटाइजेशन हो, तो हमने एग्रीमेंट किया था कि हम प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इसलिए हमने डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। हमारी गवर्नमेंट ने अपने जो उनकी भी जितने भी एसेट्स थे उनको बेचना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, और इसके वजह से गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, तो ये सिलेक्टेड चीजें गवर्नमेंट के पास रह गई। अब इसके दो रीजन है, पहला प्राइवेट सेक्टर को ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस देनी थी, दूसरा गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा लॉस में जा रही थी, गवर्नमेंट इतनी चीजें हैंडल कर ही नहीं पा रही थी, उसका फोकस था सोशल वेलफेयर पे, और सोशल वेलफेयर हो रहा था लेकिन लॉस हो रहा था गवर्नमेंट को। ऑल्सो डिसइन्वेस्टमेंट करने का मेन रीजन ये भी था कि गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा लॉस में जा रही थी, तो उसको अपने एसेट्स बेचने पड़े, लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, तो जो उसका रेवेन्यू आता था पब्लिक सेक्टर से, एक तो वो आ नहीं रहा था एंड में, तभी उसने सेल कर दिया, जो भी आता था अब वो भी कहाँ से आएगा, जो इन चीजों से आता था, अब तो उसने बेच दिया अपना एसेट, एक दुकान थी जहां से वो कमा रहा था, अब वो दुकान ही बेच दी, अब कहाँ से आएगा, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। ऑल्सो इनने पूछा है, डू यू थिंक सेलिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी? आपको क्या लगता है कि ये अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अच्छा तरीका है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास जितनी भी चीजें हैं आप उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, सोशल वेलफेयर के साथ आप प्रॉफिट भी करो, तो आई डोंट थिंक कि एसेट्स बेचना इज लाइक इम्प्रूविंग योर एफिशिएंसी, बिल्कुल नहीं। फिर है रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। अब हम देखते हैं रिफॉर्म्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज आपको पता है क्या होता है, गवर्नमेंट के जितने भी प्लान्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यूज होते हैं, उन सबका एक डेटाबेस होता है, फिस्कल पॉलिसीज जिनको हम कहते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स रखे, क्या फिस्कल पॉलिसीज रखी? अब गवर्नमेंट ने सबसे पहले लिमिट कर दिया ग्रोथ ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, स्पेशली सोशल सेक्टर। Tax reduction in reform period aimed at yielding large revenue and curb tax evasion have not resulted in increase in tax revenue for the government. गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था, रिफॉर्म पीरियड में टैक्स रेट्स कम कर दिए थे, जिससे गवर्नमेंट के पास कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। Also, the reform policies involving tariff reduction have curtailed the scope for raising revenue through custom duties. गवर्नमेंट ने रिफॉर्म पीरियड में 1991 के पहले अपने टैक्स रेट कम कर दिए थे, वो चाहती थी लोगों के पास ज्यादा इनकम बचे, इनकम का पार्ट बचे, वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करे और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करे, लेकिन जो लोग हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वो सेविंग उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, और ऊपर से एक अपने पार्ट, इनकम का पार्ट छुपाने लगे कि उनको टैक्स ना देना पड़े। तो गवर्नमेंट ने फिर टैक्स पॉलिसीज इंप्रूव, टैक्स लगा दिए कि आपकी जितनी ज्यादा इनकम होगी आपको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इनकम के बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसके अलावा जो है कि in order to attract foreign investment, tax incentive are provided to foreign investors, which further reduce the scope for raising tax revenue. This has a negative impact on development and welfare expenditure.
ऑल्सो इनने बोला है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट ने टैक्स इंसेंटिव काफी काफी लिबरल रख दिए कि कुछ ज्यादा टैक्स इंसेंटिव्स दिए नहीं उनको, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी इकोनॉमी और डेवलपमेंट में देखने को मिला। ठीक है, नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। अब इसका कंक्लूजन बचा है, तो कंक्लूजन में इन्होंने पूरा एक कंक्लूड किया है कि क्या रही चीजें। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले इंडिया और बाकी अदर डेवलपिंग कंट्रीज को। मतलब अब हर एक चीज है वो पूरा एडवांटेजेस के साथ नहीं आती है, उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ऐसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ एडवांटेजेस रहे एंड कुछ डिसएडवांटेजेस रहे, लेकिन फोकस मेन ये था कि एडवांटेजेस ज्यादा हमें मिले या डिसएडवांटेजेस। तो ग्लोबलाइजेशन, कुछ सम स्कॉलर्स हैज आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन है वो एक एडवांटेजेस, एक अपॉर्चुनिटी रहा डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, एंड आई अग्री टू दिस पॉइंट। क्योंकि यस, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रही थी, उनने अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और वही चीज उन्होंने चीप रेट्स में डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में इंपोर्ट कर दी। तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को देखने मिले, जैसे इंडिया, उसकी जो डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट थी वो कम होने लगी। उसके अलावा जो लोकल ट्रेडर्स थे, बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस थे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में स्मॉल बिजनेस, मार्जिनल बिजनेस का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, तो उनके लिए इतना हैवी कंपटीशन फेस करना पड़ा। तो इसके वजह से हमें काफी, हम कह सकते हैं, लॉस हुआ। बाकी हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी, कस्टमर्स को एक वाइड चॉइस मिल गई, बहुत सारे गुड्स आने लगे हमें, हमारे पास हम जो कस्टमर्स थे, कंज्यूमर्स थे, उनके साथ चीजें फेयर होना स्टार्ट हो गई कि हमको एक वाइड चॉइस मिलती है, हम बेस्ट चूज कर सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मिले। अब मैंने ये एनसीईआरटी पूरा ओपन करके एक्सप्लेन करने का ये था दैट आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर हो, हर एक पॉइंट क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस thing. Also, if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. And now I'm going to upload more question related series on this channel, so for that don't forget to subscribe, and I'll see you in the next video.